नमस्कार, के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। देखते हैं देश विदेश की अब तक की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पे। अफगानिस्तान अब तालिबान के कब्जे में। इसे देखते हुए अफगानिस्तान को अब दुनिया भर से मिलने वाली 7.83 लाख करोड़ रुपए की मदद बंद हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक दहशतगर्द का खात्मा कर दिया गया। दुनिया भर में कई देश जहां 5G लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच कोरिया टेक पावर हाउस एलजी ने 6G टेक्नोलॉजी पर अपने रिसर्च में एक सफलता की घोषणा की। चीन में दंपतियों को अब 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत मिली। चीन ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी संसद के बाहर गुरुवार को एक ट्रक में बम होने की खबर से हड़कंप मच गया। एक संदिग्ध व्यक्ति ने खुद पुलिस को इस बारे में बताया था। खबरें विस्तार से देखें तो अफगानिस्तान अब तालिबान के कब्जे में है। इसे देखते हुए अफगानिस्तान को दुनिया भर से मिलने वाली 7.43 लाख करोड़ रुपए की मदद अब बंद होने वाली है। अमेरिका ने अफगानिस्तान का 70,300 करोड़ रुपए का रिजर्व फंड फ्रीज कर दिया है। IMF ने भी 3,450 करोड़ रुपए का आपातकालीन रिजर्व फंड फ्रीज कर दिया। अगले कुछ दिनों में दूसरे देश भी मदद बंद कर देंगे। फिर तालिबान खर्च चलाने के लिए क्या करेगा, ये प्रश्न है। इससे जवाब से दुनिया डर रही है, क्योंकि इसका सीधा सा जवाब है तालिबान अब ड्रग्स का इंटरनेशनल नेटवर्क और मजबूत करेगा। अफीम को ड्रग में बदलकर यूरोप, अमेरिका और भारत समेत सभी एशियाई देशों में बेचकर पहले से ज्यादा वो पैसे कमा सकेगा। तालिबान के नेटवर्क से जुड़े 6 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ अफीम की खेती पर निर्भर है। 2001 में अमेरिकी सेनाएं जब अफगानिस्तान में उतरी थी, तब से अब तक तालिबान का ड्रग्स नेटवर्क कमजोर होने के बजाय ज्यादा मजबूत हुआ है। अब अफगानिस्तान में अफीम की खेती और पाकिस्तान की मदद से ड्रग का धंधा बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी वहां रोजगार की कोई उम्मीद ही नहीं है। ड्रग्स के व्यापार से ही तालिबान के 80,000 लड़ाकों के फंडिंग होती है। नाटो की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में तालिबान ने ड्रग्स से 11,000 करोड़ रुपए कमाए। 2001 में अफीम का उत्पादन 180 टन था, जो 2007 में बढ़कर 8,000 टन तक का हो गया था। तब अफगानिस्तान की जीडीपी में अफीम के अवैध धंधे का हिस्सा 60% था। अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे नशीली अफीम उगती है। यही अफीम दुनिया भर में प्रोसेस ड्रग यानी हेरोइन के रूप में पहुंचती है, जो मूल अफीम से 1500 गुना ज्यादा नशीली होती है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ में एक दहशतगर्द का खात्मा कर दिया गया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार पंपोर में जारी इस मुठभेड़ में जवान मोर्चे पर है। अभी आतंकी की पहचान न हो पाई है। सूत्रों ने बताया कि अभी अभियान जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले करीब 2 हफ्तों से थन्ना मंडी के जंगलों में मौजूद 3 आतंकियों के ग्रुप का वीरवार को सुबह सेना और पुलिस से सामना हुआ था। मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया। सूत्रों के अनुसार 6 अगस्त को थन्ना मंडी के पंगा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान 5 आतंकियों का ग्रुप था, जिसमें से 2 को उस दिन ही मार गिराया गया था, लेकिन 3 आतंकी चकमा देकर भाग निकले थे। सूत्रों ने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि उन्हीं 3 आतंकियों का ग्रुप पिछले 2 हफ्तों से थन्ना मंडी के जंगलों में घूमते हुए थन्ना मंडी मुगल रोड स्थित ऐतिहासिक पर्यटक स्थल डेरा की गली से सूटे जंगलों में पहुंचा था। डेरा की गली से सटे जंगलों में आतंकियों के होने की सूचना मिलते ही सेना, पुलिस व CRPF ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान घात लगाकर बैठे आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें सेना का एक JCO शहीद हो गया, जबकि एक जवान घायल हो गया। इसी बीच सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मार गिराया गया। 2 और आतंकियों के इलाके में होने की अभी आशंकाएं हैं। एक आतंकवादी को ढेर करने के बाद वहां पर फायरिंग तो नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा बलों का कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन संयुक्त रूप से जारी था।
दुनिया भर में कई देश यहां 5G लाने की अभी तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच कोरियाई टेक पावर हाउस एलजी ने 6G टेक्नोलॉजी पर अपने रिसर्च में एक सफलता की घोषणा की। एलजी के मुताबिक कंपनी ने टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करके 6G डेटा ट्रांसमिशन तकनीकी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। 6G माइलस्टोन एलजी और यूरोप की प्रमुख शोध फर्मों में से एक है। बर्लिन स्थित फाउंडेशन ऑफ जेस्पर के बीच काम की रणनीति है। एलजी का कहना है कि पिछले हफ्ते बर्लिन जर्मनी में माइलस्टोन हासिल किया गया था जब उसने सफलतापूर्वक 100 मीटर की दूरी के लिए डेटा ब्रॉडकास्ट किया था। कंपनी ने फ्रॉनहोफर गेसेलस्पार्ट नया पावर एम्पलीफायर भी विकसित किया जो टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम पर स्थित 6G सिग्नल देने में मदद करेगा। एलजी के अनुसार पावर 155 बैंड में स्टेबल कम्युनिकेशन प्राप्त करने के लिए 15 डेसिबल मिलीवॉट का अधिकतम आउटपुट सिग्नल दे सकता है। इसके अलावा एलजी ने 6G कम्युनिकेशन के लिए अनुकूली बीम फार्मिंग और हाई गेन एंटीना स्विचिंग तकनीक भी विकसित की है। अपने कॉम्पिटिटर से बीच कुछ दूरी बनाना चाहता है। वास्तव में नेक्स्ट जनरेशन की वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की खोज तीव्र है। हुवेई ने 6G टेक्नोलॉजी पर रिसर्च में प्रगति के संकेत दिए। ये अनुमान लगाया गया है कि 6G टेक्नोलॉजी का कमर्शियल डिप्लॉयमेंट 2019 में होगा, जबकि स्टैंडर्डाइजेशन वार्ता 2025 तक शुरू हो पाएगी। चीन में अब दंपतियों को और 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत मिल गई है। चीन ने 3 बच्चों की नीति को अब मंजूरी दे दी। चीन की राष्ट्रीय विधायिका ने शुक्रवार को दुनिया के सबसे बड़े अधिक आबादी वाले देश में जन्म दर पर नीति का औपचारिक रूप से नियोजन कानून जो चीनी जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति देता है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने चीन में 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। उसके बाद चीन दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक था जहां जन्म दर सबसे कम है। वर्तमान समय में चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती काम करने वाले की लगातार कमी होती आबादी है। इस कारण वहां के युवाओं पर काफी दबाव रहता है, उन पर अपने माता पिता को रखने का दबाव रहता है। इसीलिए चीन ने अभी ये नई पॉलिसी लागू की है। मतलब काम करने वालों की कमी और गरीबी की समस्या के कारण 3 बच्चों की नीति पर फैसला चीन ने काफी सोच समझ कर लिया। सरकारी चाइना डेली की रिपोर्ट के अनुसार नया कानून कहता है कि देश परिवार के बोझ को कम करने के लिए वित्त, कर, बीमा, शिक्षा, आवास और रोजगार सहित सहायक उपाय करेगा। अब जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी गई। अपनी सख्त 2 बच्चों की नीति में चीन ने अभी ढील दी है। अमेरिकी संसद के बाहर गुरुवार को एक ट्रक में बम होने की खबर से हड़कंप मच गया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एक संदिग्ध व्यक्ति ने खुद पुलिस को बताया कि उसके पास बम है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस व्यक्ति ने पुलिस को अपने पिकअप ट्रक में बम होने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया। करीब 4 घंटे बाद पुलिस ने कहा कि आरोपी ने सरेंडर कर दिया है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एहतियाती तौर पर पुलिस ने संसद भवन के करीब स्थित ज्यादातर इमारतों को खाली भी करवा लिया था। मौके पर स्निफर डॉग स्क्वाड भी भेजी गई। यूएस कैपिटोल पुलिस के चीफ टॉम मैंगर ने कहा, हम इस मामले की जांच एक एक्टिव थ्रेट यानी खतरे के तौर पर कर रहे हैं। मीडिया को बाद में तमाम बातों की भी जानकारी दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस व्यक्ति ने पुलिस को अपने पास बम होने की जानकारी दी थी वो एक काले रंग के पिकअप ट्रक में मौजूद था। उसने घटना की लाइव स्ट्रीमिंग भी की। पुलिस ने कहा, हम इस बारे में फिलहाल ज्यादा नहीं बता सकते, पहले जांच होने दी जाए। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि इस व्यक्ति ने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और वो क्रांति का दावा कर रहा था। इस व्यक्ति के ट्रक पर कोई नंबर भी नहीं था। बताया जा रहा है कि जिस क्षेत्र में वह मौजूद था वहां संसद की लाइब्रेरी है। अमेरिकी संसद इस वक्त खाली है क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा। इसके बीच ही सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी है जिसे भी खाली कर लिया गया था। फिलहाल वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी।
दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर के रेडियो। आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट के रेडियो। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो। कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। केंद्र के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता सामने आई। विपक्ष की एकजुटता दिखाने के लिए आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई थी। बैठक में 15 दल शामिल होंगे। बैठक शाम 5 बजे वर्चुअली तौर पर आयोजित होगी। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन, महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत विपक्षी दलों के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को इस बैठक में न्योता नहीं भेजा गया है। इसी महीने की शुरुआत में ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा हुआ था। दिल्ली दौरे के दौरान बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी समेत कई अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर ममता बनर्जी ने केंद्र को बता दिया था कि विपक्ष इतना कमजोर नहीं है जितना कि सरकार उन्हें समझ रही है। ममता सोनिया की मुलाकात ने यह साफ कर दिया था कि विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव यह साथ मिलकर लड़ने की योजना बना रहा है। इसी बैठक का मुख्य उद्देश्य विपक्षी एकता को और मजबूत करना है। साथ ही हाल ही में मानसून सत्र के दौरान सदन में पेगासस कांड, किसान आंदोलन, महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर जिस तरह विपक्ष ने सरकार को घेरा, उससे भी मोदी और भाजपा विरोधी दल एक दूसरे के पास आए। विपक्षी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही लगातार बाधित रही थी। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों में इसको लेकर एक बेहतर समन्वय स्थापित हुआ। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्ष का नया क्लेवर देखने को मिला। इसके अलावा दोनों सदनों में विपक्ष को एकजुट करने में राहुल गांधी की उपस्थिति भी अहम रही थी। अफगानिस्तान में अब तालिबान के कब्जे के बाद लगातार बिगड़े जा रहे हालात और महिलाओं के प्रति अत्याचार की आ रही खबरों के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भारत सरकार पर हमला बोला। गुरुवार देर रात AIMIM के कार्यक्रम में ओवैसी ने कहा कि भारत सरकार ने उन महिलाओं की चिंता ज्यादा है जो अफगानिस्तान में है, लेकिन अपने यहाँ की महिलाओं पे वे कुछ नहीं बोलते। चीफ ने कहा कि भारत में 5 साल से कम की उम्र में 9 में से 1 बच्ची की मौत हो जाती है। यहाँ महिलाओं के प्रति अपराध और रेप के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें चिंता अफगानी स्त्रियों की है। ओवैसी ने कहा कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे से सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अलकायदा जैसे आतंकी संगठन फिर से अफगानिस्तान में कुछ इलाकों में सक्रिय हो गए। भारत का दुश्मन रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि ISI ही तालिबान को कंट्रोल करता है और तालिबान उसके हाथों की कठपुतली है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी पहले से ही मोदी सरकार पर हमला बोल चुके। 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी तय थी। 2013 की शुरुआत में मैंने सरकार को हमारे सामरिक हितों के सुरक्षित करने के लिए तालिबान के साथ संवाद स्थापित करने की सलाह दी थी। हमने अफगानिस्तान में $3 अरब का निवेश किया, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था। कैरेबियाई देश हेती में पिछले दिनों आए भूकंप के तगड़े झटकों ने न सिर्फ भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया, बल्कि 2000 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां छीन ली। 7.2 की तीव्रता से आए इस भूकंप के झटके में दक्षिणी हिस्से में एकमात्र चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र भी क्षति हुआ। पहले ये देश कोरोना वायरस और उष्णकटिबंधीय तूफान का सामना कर रहा है। ऐसे में इस भूकंप ने तबाही मचाई। भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुए ऑक्सीजन संयंत्र बिल्डिंग में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन लगी हुई थी, जो इन झटकों के दौरान ढह गई।
एससीएस कंपनी एक परिवार द्वारा चलाई जा रही थी। ये शनिवार को हेती में आए भूकंप के झटकों से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। कंपनी के मालिक कर्ज जेनू ने कहा, हम ऑक्सीजन उत्पादन फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि बहुत से लोग इस पर निर्भर हैं। इसी के साथ ही उन्होंने गुरुवार को क्षतिग्रस्त बिल्डिंग और मलबे की तस्वीरें भी दिखाई। इसके अलावा उन्होंने इस भूकंप के झटकों से प्रभावित संयंत्र के बारे में बताते हुए कहा कि खंभे और छत झुक गए। सीमेंट ब्लॉक के मकले में टैंक विद्युत प्रणालियों को भी प्रभावित किया गया। आगे उन्होंने कहा कि हमें खुदाई के साथ मलबे को बाहर निकालने के लिए लोक निर्माण विभाग से मदद मांगनी होगी। पुणे के नानापेट इलाके से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ सड़क किनारे खड़ी एक बाइक को सवार के साथ ट्रैफिक डिपार्टमेंट में लॉन्ग ड्राइव कर ले गया। गुरुवार शाम 5 बजे हुई इस घटना की शुक्रवार को तस्वीरें सामने आई। उसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मामले की जांच का आदेश दिया है। हालांकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बताया कि बाइक नो पार्किंग जोन में खड़ी थी और टॉइंग के दौरान बाइक सवार जानबूझकर उस पर बैठ गया था। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया में सामने आने के बाद अब लोग ट्रैफिक डिपार्टमेंट के काम करने के तरीके पर नाराजगी जता रहे हैं। जिस दौरान बाइक सवार को ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग उठा रहे थे, वह कह रहा था, सर मेरी बाइक नो पार्किंग में नहीं है। मैं 2 मिनट के लिए सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने अपनी बाइक पार्क नहीं की, तुरंत निकल रहा हूँ। कृपया मेरे खिलाफ कार्रवाई न करें। आरोप यह है कि इतना कहने के बावजूद भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग नहीं माने और व्यक्ति को बाइक के साथ उठा लिया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब सवाल लोग पूछ रहे हैं कि अगर गलती युवक की है तो भी क्या इस तरह से उसे बाइक के साथ उठाना सही है? अगर वह गिर जाता तो उसका जिम्मेदार कौन रहता? इस मामले को लेकर यह भी आरोप लग रहा है कि इससे शूट कर रहे व्यक्ति के साथ भी गाड़ी उठाने वालों ने बदतमीजी की थी। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात? सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। પ્રજાના પ્રાણ પ્રશ્નોને વાચા આપે છે કે ન્યૂઝ। વાત ગામડાની હોય કે ખેડૂતના ખેતરની, કૃષિ બજારની હોય કે મોંઘવારીના મારની, મહિલાની મૂંઝવણ હોય કે નાના વેપારીના મનની ગૂંચવણ, વિદ્યાર્થીની વાત, પ્રજાને મૂંઝવતી તમામ વાત એટલે જનતાની વાત। ઉઠાવો ફોન અને ડાયલ કરો। કે ન્યૂઝ રજૂ કરશે જનતાની વાત જનતાના મુખે। દર રવિવારે સાંજે 7:30 થી 9:30 मैराथन माहिती रजू करतो फोन इन कार्यक्रम जनतानी वात। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला। खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere। Lyra, everybody loves to wear। Lyra, anytime, anywhere। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई में गुरुवार को कोविड नियम तोड़कर जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के आरोप में 19 लोगों पर केस दर्ज किया गया। जिन लोगों पर मुकदमा हुआ उसमें ज्यादातर यात्रा के आयोजक है। आरोप है कि यात्रा के दौरान इसमें शामिल लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ते हुए नजर आए। अधिकतर ने मास्क भी नहीं पहना था। इस यात्रा के दौरान केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे ने शिवाजी पार्क जाकर बाला साहब ठाकरे के समाधि स्थल पर फूल चढ़ाया था। राणे के वहां जाने के तुरंत बाद स्थानीय शिवसेना कार्यकर्ता अप्पा पाटिल ने कुछ साथियों के साथ मिलकर गौमूत्र दूध से बाला साहब ठाकरे स्मारक को पवित्र करने का काम किया। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत और विनायक राउत ने राणे के बाला साहब समाधि स्थल पर जाने का विरोध किया था। इस घटना को लेकर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना कार्यकर्ताओं की तुलना तालिबान से की। उन्होंने कहा, बाला साहब ठाकरे के स्मारक की सफाई करने वाले लोग जंग खाए तालिबानी विचारधारा के हैं।
जिन लोगों ने यह काम किया वह बाला साहब की शिवसेना को नहीं समझते। उन्होंने महाराष्ट्र की संस्कृति में अपनी संकीर्ण मानसिकता दिखाई। यह तालिबानी सोच का ही परिणाम हो सकता है। राणे की जन आशीर्वाद यात्रा के आयोजकों के खिलाफ मुंबई के विलेपाले, खेरवाड़ी, माहिम, शिवाजी पार्क, दादर, चेंबूर और गोवंडी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। इन सभी इलाकों से गुरुवार को ये यात्रा गुजरी थी। राजधानी में बृहस्पतिवार को कोरोना के 25 मरीज मिले, जो इस साल एक दिन में सबसे कम मामले। पिछले 24 घंटों में 2 मरीजों की मौत हुई और 2 ही मरीज स्वस्थ हुए। इसी दिन की संक्रमण दर 0.4% पर रही। यह भी इस साल का सबसे कम रेट रहा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कुल संक्रमितों की संख्या 14 लाख हो गई है, जिनमें से 14 करोड़ लोग स्वस्थ हो चुके। कुल मौत का आंकड़ा 25,000 है। फिलहाल 438 सक्रिय मरीज हैं। इनमें से 140 अपने घरों में आइसोलेशन में है। अस्पताल में अभी 280 मरीज भर्ती है। कोविड केयर केंद्रों में 3 रोगियों का इलाज अभी चल रहा है। कंटेनमेंट जोन में 234 लोग हैं। दिल्ली में अब तक 2 करोड़ लोग सैंपल की जांच हो गई है। कुल मृत्यु दर 1.74% है और संक्रमण दर 5.77% है। पिछले 24 घंटों में नमूनों की जांच हुई। कुल जांच में 86 RT-PCR के और 22,000 एंटीजन की गए हैं। पिछले 24 घंटों में लोगों को वैक्सीन भी लगाई गई। राजधानी में अब तक करीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। राज्य सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एकजुट प्रयास में सहमत हो गए हैं। दोनों ही नेताओं ने 10 सदस्यीय रणनीतिक नीति समूह गठित करने पर सहमति व्यक्त की। यह फैसला शुक्रवार सुबह लिया गया, जब सिद्धू ने कुलजीत नागरा और परगट सिंह के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पंजाब से जुड़े मुद्दों और पार्टी सरकारों के बीच तालमेल को मजबूत करने के कदमों पर चर्चा की थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समूह में नवजोत सिद्धू, पार्टी के 4 कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत सिंह नागरा, सुखविंदर सिंह डैनी, परगट सिंह, संगत सिंह गिलजियान व पर्वत गोयल के अलावा स्थानीय निकास मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा, वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह भी शामिल हुए थे। दोनों नेताओं ने 10 सदस्यीय रणनीतिक में गठन किया। साप्ताहिक बैठक भी करेंगे। हालांकि इससे पहले यह समूह राज्य के विभिन्न कदमों पे भी काम करेगा। गुजरात में मॉनसून फिर सक्रिय हो गया। दक्षिण गुजरात में भारी बरसात की संभावनाओं के बीच में वलसाड़ जिले में गुरुवार को मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई। दिन भर बारिश का दौर चलता रहा, जिसने न सिर्फ आम जनजीवन प्रभावित किया बल्कि इस बारिश के चलते किसानों में भी राहत मिली है। जिले में बुधवार रात से ही बरसात का दौर शुरू हुआ। गुरुवार की देर तक ये यथावत रहा। जानकारी के अनुसार पूरे जिले में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सर्वाधिक बारिश हुई। वलसाड़ और पारडी तालुका के 5-5 इंच तक बारिश दर्ज हुई है। वहीं धर्मपुर और वापी तालुकाओं में 4-4 इंच बारिश हुई, जबकि उमरगाम और कपराड़ा तालुका में 2.5-2.5 इंच तक बारिश दर्ज की गई। लंबे समय के विराम के बाद बरसात होने के बाद किसानों में अब पानी की चिंता समाप्त होती दिखाई दे रही है। वलसाड़ जिले में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हुई बारिश के आंकड़ों के अनुसार पारडी में 125 मिलीमीटर, वलसाड़ में 124, धर्मपुर में 97 मिमी, वापी में 97 मिमी बरसात गिरी है। जिले में अनवरत बारिश के चलते किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली। वलसाड़ शहर में बुधवार की रात से गुरुवार की देर शाम अनवरत बारिश के चलते निचले इलाकों में जगह जगह पानी भरा। वलसाड़ शहर और गांव के जोड़ने वाले छिपवाड़ रेलवे गरनाला इस बारिश के कारण जलमग्न हुआ, जिससे आवागमन बाधित हो गया। इसे लेकर वलसाड़ नगर पालिका भी प्री मानसून कार्य को लेकर सवाल उत्पन्न हो गए। खेरगांव रोड पर स्थित छिपवाड़ रेलवे नाले में बरसाती पानी के साथ साथ सीवरेज का भी पानी एकत्रित होने के बाद लोगों में पालिका के कार्यों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जल्द ही कोरोना वैक्सीन मिलने की अभी उम्मीद जगी। फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में वैक्सीन के ट्रायल के लिए भारत सरकार से अनुमति
अनुमति मांगी है। कंपनी 12 से 17 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल करेगी। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कहा कि बच्चों के लिए विकसित की जा रही वैक्सीन के नतीजे अगले महीने तक आ सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बच्चों को जल्द ही कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कुछ समय पहले बयान दिया था कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दूसरे व तीसरे चरण के परीक्षणों के नतीजे सितंबर तक सामने आ जाएंगे। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का निदेशक डॉक्टर प्रिया अब्राहम ने बताया कि बच्चों को लेकर फिलहाल कोवैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। इसी बात की पूरी उम्मीद है कि सितंबर अंत या अक्टूबर की शुरुआत में बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। डॉक्टर प्रिया ने बताया कि नाक से दी जाने वाली वैक्सीन और जेनोवा भी अब आने वाले हैं। जेनोवा वैक्सीन AMRN पर आधारित है। इसके अलावा कोवैक्स भी जल्दी मिल सकती है। नाक से दी जाने वाली वैक्सीन एक अनोखी शोध है जो कि दुनिया में पहली बार भारत में हुआ है और हैदराबाद स्थित बायोटेक कंपनी इस पर काम कर रही है। इस वैक्सीन के आने के बाद टीकाकरण में काफी तेजी आ जाएगी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे की न्यूज के साथ। नमस्कार।